नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और आज सेहत में हम बात करेंगे खतरा डेंगू का। जी हां, मध्य प्रदेश व दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुखार का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है और इस बीच पुष्टि की गई है कि अधिकतर लोगों की जान डेंगू के कारण गई है। डेंगू का D2 स्ट्रेन इन जिलों में अपना खौफ दिखा रहा है, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। स्ट्रेन के कारण रक्त रिसाव होता है, जो जानलेवा साबित हुआ है। ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है, आज उस बारे में समझेंगे। पूरे विश्व में हर साल 5 से 10 करोड़ मरीज डेंगू बुखार से प्रभावित होते हैं। इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार का नाम भी दिया गया है। अगर इसका सही उपचार नहीं हुआ तो ये बुखार डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। जी हाँ, ये एक वायरल बुखार है जो 4 प्रकार के डेंगू वायरस D1, D2, D3, D4 से होता है। ये वायरस दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। ये मच्छर एडिज इजिप्टी तथा एडिज एल्बोपैक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बुखार सिर्फ मच्छरों से फैलता है। आपको बता दें कि मरीज दूसरे स्वस्थ आदमी को बीमारी नहीं देता है। ये मच्छर साफ इकट्ठे पानी में पनपते हैं, जैसे घर के बाहर पानी की टंकियां या जानवरों के पीने की हौद, कूलर में इकट्ठा पानी, पानी के ड्रम, पुराने ट्यूब या टायरों में इकट्ठा पानी, गमलों में इकट्ठा पानी, फूटे मटके में इकट्ठा पानी आदि। इसके विपरीत मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है और इन्हीं मच्छरों से चिकनगुनिया भी फैलता है, जो हम पिछले वर्षों में भी देख चुके हैं। तो बात करें इसके इलाज की, डेंगू के लक्षण वायरल फीवर और मलेरिया से मिलते जुलते हैं और इस वजह से कई बार लक्षणों की सही से पहचान नहीं हो पाती। डेंगू का पता लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय जांच एलाइजा टेस्ट है। इसका रिजल्ट 100% सही आता है। तो आपको बता दें कि डेंगू का कहर जहां पूरे देश में देखने को आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ये कहर देखने में सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश में कहर सामने आ रहा है। बारिश के बाद ये कहर बढ़ जाता है। सही उपचार ना होने पर जान जा सकती है। हालांकि डेंगू से डरने की बात नहीं है। अगर आप चिकित्सक से सही सलाह लें तो डेंगू से बचा जा सकता है। एलाइजा और NS1 जांच के जरिए आप डेंगू का टेस्ट करा सकते हैं। बच्चों व बड़ी आयु के लोगों में ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और आपको बता दें कि क्या है लक्षण, तो इसमें आम फ्लू जैसे आपको उभरते लक्षण दिखाई देंगे। 1 से 5 दिनों तक तेज बुखार व ठंड महसूस होगी। सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, कमर व जोड़ों में दर्द, थकावट व कमजोरी, हड्डियों या मांसपेशी में दर्द, चौकत्ते जैसे लक्षण, खून बहना भी। इस दौरान अगर आपने गलत दवाई ली तो इंटर ब्लीडिंग की समस्या भी शुरू हो सकती है। खून के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और आपको बता दें कि इसके लिए सबसे विश्वसनीय जांच एलाइजा टेस्ट को माना जा रहा है। तो लक्षण दिखने के 5 दिन के अंदर ही आपको टेस्ट कराना है। 3 से 5 दिन के अंदर कराएं। आईजीएम टेस्ट एक टाइप है एलाइजा टेस्ट। तो ऐसे में आज की ये चर्चा शुरू करते हैं कि डेंगू कितना खतरनाक बुखार है, क्या है लक्षण और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। और आज सेहत की बात करेंगे हम देश के चर्चित डॉक्टर्स के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर एम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। डॉक्टर आशीष, आपसे सवाल, जिस तरीके से देश में वायरल बुखार और डेंगू कहर मचा रहा है, जिस तरीके से लगातार मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में डेंगू और D2 स्ट्रेन ये क्या है? डेंगू एक टाइप का वायरस है जिसमें कि मच्छर के काटने से फैलता है और उसमें D2 एक स्ट्रेन है जो वायरस की, जिसके कारण अभी इस समय डेंगू फैल रहा है। जी। तो डेंगू D2 स्ट्रेन एक प्रकार का डेंगू वायरस ही है, जिससे कि अभी डेंगू वायरस फैला हुआ है और ये मच्छर के काटने से फैलता है। डायरेक्ट मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता है। इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो ओनली। ओके डॉक्टर आशीष, अगर हम बात करें D2 वेरिएंट की, जिस तरीके से सामने आ रहा है कि D2 वेरिएंट के कारण ये फैल रहा है, तो ये डेंगू का D2 वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो रहा है? देखिए, डेंगू वायरस खुद में एक वायरस है जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। D2 स्ट्रेन हो या D2 स्ट्रेन ना हो, दोनों केसेस में डेंगू, D2 स्ट्रेन अभी जो फैला हुआ है इसमें डेंगू कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर
होने के चांसेस ज्यादा है बजाय कि नॉन D2 D1 स्ट्रेन के। तो जी डेंगू में हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डेंगू फीवर सिंपल डेंगू फीवर हो रहा है या वो कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। जैसे कोरोना में हर प्रकार के कोरोना के मरीज को रिस्क नहीं हो रही थी, उसी जी प्रकार डेंगू में भी हर डेंगू मरीज को रिस्क नहीं है, लेकिन किसी किसी डेंगू मरीज को जिनको की कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर होता है उनको खतरा ज्यादा होता है। जी। ऐसे में बात करें डॉक्टर करण आपसे, जिस तरीके से डेंगू सामने आ रहा है, क्या लक्षण सामने आते हैं, कैसे करें डेंगू के लक्षणों की पहचान? जी डॉक्टर करण। डॉक्टर आशीष, आपसे ही मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से लक्षण सामने आते हैं, कैसे लोग करें कि उन्हें ये डेंगू हो गया है, डेंगू के लक्षणों की पहचान कैसे की जाए? डेंगू एक सामान्य वायरल बुखार के जैसा है जिसमें कि शुरुआत में बुखार ही होता है, उसके बाद हमारे को बुखार के साथ साथ शरीर पर लाल लाल चक्कर हो जाना, दाने आ जाना, ठीक है, हाथ पांव और जॉइंट पेन होना, ये जी सब होता है। लेकिन शुरुआत में डेंगू भी एक नॉर्मल वायरल फीवर की जैसे बुखार की ही से ही प्रेजेंट करता है। जी। ऐसे तो में जी हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि जब भी हमें बुखार आने लगे तो बुखार के साथ साथ अगर हमारे को 3 से 4 दिन से ज्यादा बुखार हो रहा है और जी साथ में शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं या बहुत ज्यादा सुस्त हो रहा है मरीज, जी तो उसको डेंगू के लिए जांच करना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर भर्ती कर अस्पताल में भर्ती कर भी इलाज करवाना जरूरी है। जी। डेंगू के लक्षण बात करें, जिस तरीके से वायरल फीवर और मलेरिया से मिलते जुलते होते हैं, इस वजह से कई बार लक्षणों की सही से पहचान नहीं हो पाती, तो डेंगू का पता लगाने के लिए डॉक्टर आशीष कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं? डेंगू के लिए जो हम टेस्ट रूटीनली कर रहे हैं वो डेंगू प्रोफाइल करके एक पैकेज होता है जी जिसमें कि हम डेंगू का NS1 एंटीजन और IgM और IgG एंटीबॉडीज का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा डेंगू के लिए PCR का भी टेस्ट होता है जैसे कोविड के लिए हो रहा था। तो 2 प्रकार के टेस्ट हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जो कि किए जाते हैं और दूसरा PCR टेस्ट। सारे टेस्ट ब्लड के द्वारा ही किए जाते हैं, इसमें को ब्लड सैंपल से ही जांच होती है। इसमें शुरुआत में ये इम्पोर्टेंट है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसका जो परिणाम जब ज्यादा सही आता है जब वो बुखार आने के 7 से 10 दिन के बीच में किया जाए, क्योंकि शुरुआत में एंटीबॉडी का रिस्पांस आने में समय लगता है। अगर हम फीवर के 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो कई बार वो पॉजिटिव नहीं आता है। जी एंटीजन टेस्ट की भी संभावना शुरुआत में पॉजिटिव आने की कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे बुखार बढ़ता है एंटीजन टेस्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। PCR का टेस्ट और ज्यादा सटीक होता है और वो ज्यादातर केसेस में शुरुआती समय में भी पॉजिटिव आ सकता है। जी। जिस तरीके से बुखार का कहर बच्चों और बूढ़ों पर ज्यादातर देखने में आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की? नहीं, कोई भी बीमारी संक्रमित सबको कर सकती है। डेंगू भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको डेंगू हो सकता है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर उस बीमारी को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। डेंगू में जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच्चों में ज्यादा होते हैं, बड़ों में भी होते हैं और बड़ी उम्र में भी होते हैं। लेकिन जैसे कोरोना था कि सिर्फ ज्यादातर बड़ी उम्र के ही लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, बच्चों को और यंग लोगों को नहीं हो रहे थे। डेंगू में ऐसा नहीं है। दूसरा है जो डेंगू का है कि डेंगू की 2 टाइप का हम उसको क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी डेंगू फीवर और सेकेंडरी डेंगू फीवर। सेकेंडरी डेंगू फीवर मतलब जिसको डेंगू दूसरी बार हुआ है, पहले कभी डेंगू हो चुका है, उस केस में हम जब एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो हमें IgM और IgG दोनों टाइप की एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। और जब सेकेंडरी डेंगू फीवर होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। तो ऐसे में कैसे करें बचाव? बचाव सिर्फ वही है कि आप मच्छरों को काटने से अपने आप को बचाएं। तो डेंगू का मच्छर जैसे हमें पता है साफ पानी में पैदा होता है, तो जी पानी के कलेक्शन को रोके, मच्छरों के पनपने को रोके,
लार्वा स्टेज में अगर पाया जाता है तो वहां पर दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि लार्वा उड़ नहीं सकता। तो उस समय अगर आप सब जगह दवाई का छिड़काव कर देंगे मच्छर मारने वाली का, तो मच्छर आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर अगर मच्छर फैलेगा नहीं, काटेगा नहीं, तो फिर वो डेंगू भी नहीं फैलाएगा। दूसरा, डेंगू से बचाव के लिए हमारे को एक तो मच्छरों से बचाव करना है, दूसरा अपने आप को भी फुल स्लीव्स जैसे बच्चों को पहनाया जाए, ताकि क्योंकि यूजली एक्सपोज पार्ट पे ही मच्छर काट सकता है। तो इस प्रकार का बचाव करना रहता है। डेंगू का मच्छर दिन में ज्यादा फैलता है, दिन में ज्यादा काटता है, तो दिन के समय भी हमारे को पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। जी, वैसे बात करें जिस तरीके से इसके कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी इलाज किया जाता है, ऐसे में खुद से एस्पिरिन लेना या इब्रुफ्रेन लेना जैसी दवाओं का जो सेवन है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ये जिसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, जिसके कारण डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। जी। और एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन प्रकार की जो एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, ज्यादातर क्योंकि बुखार में दर्द होता है तो लोग ये दवाई सामान्यतः ले लेते हैं, लेकिन डेंगू के केस में इनको लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट भी होती है। तो ये प्लेटलेट के फंक्शन को, जो ऑलरेडी प्लेटलेट कम है उसके फंक्शन को और ज्यादा कम कर देती है। तो ऐसे केसेस में ब्लीडिंग होने के और डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी दवाई लें वो डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें, और हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार ही लें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तकरीबन हर बुखार में खून के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और डेंगू में ये संख्या काफी तेजी से गिरती है। तो ऐसे में डॉक्टर आशीष क्या करे उपाय, कैसे प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, डेंगू फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग टाइप की वायरल डिसीज है, जिसमें अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होता है तो रिकवरी भी समय के साथ शरीर में अपने आप होती है। तो अगर आप डेंगू फीवर का कोर्स देखें तो शुरू के 3 से 4 दिन तक बुखार आता है, 5 से 5 दिन के बाद हमारे शरीर में प्लेटलेट काउंट्स और टोटल काउंट्स कम होना शुरू होते हैं, और 7 से 10 दिन के बाद रिकवरी शुरू होती है। 14 दिन तक में ज्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाती है। तो ये पीरियड जबकि हमारे प्लेटलेट कम होने के चांसेस ज्यादा है, हमारे को डॉक्टरी परामर्श और मॉनिटरिंग के अंदर रहना चाहिए कि क्या हमारे को हेमरेजिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, जिसमें कि प्लेटलेट कम होने के कारण ब्लीडिंग होना, कहीं से भी शरीर पे छोटे छोटे दाने आना, प्लेटलेट के चकत्ते आना जिसको हम बोलते हैं परप्यूरा, और ये सब रेसेस को देखना रहता है। डायरेक्टली प्लेटलेट बढ़ाने वाली मेडिसिन ऐसे कुछ होती नहीं है, खुद से रिकवरी से होता है। कुछ ऐसी दवाइयां, हर्बल मेडिसिन, जिसमें से एक कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, कुछ स्टडीज में उसको पाया गया है कि उससे प्लेटलेट काउंट की वृद्धि होती है और कम होता है उसका टूटना, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ऐसे डायरेक्टली हम उसको रिसर्च बेस्ड नहीं मानते हैं। उसके अलावा जो मेडिसिन है वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो किया जाता है वो जब भी किया जाता है कि जब अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो या प्लेटलेट कम होने के कारण ब्लीडिंग हो रही हो। अदरवाइज हर केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी ऐसा नहीं होता है। और प्लेटलेट खुद से जैसे जैसे डेंगू वायरस का शरीर से प्रभाव कम होता है, प्लेटलेट की संख्या वापस बढ़ने लगती है और फिर वो रिकवर होकर वापस सामान्य लेवल पे आ जाती है, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं हुए हैं तो। जी, जिस तरीके से बात की जाए कि अगर आजकल लोग कुछ लक्षण देखते हैं तो घर में ही इलाज करना अच्छा समझते हैं, जरूरी समझते हैं, जिस तरीके से कोरोना भी बढ़ा है, तो ऐसे में क्या सिम्टम्स दिखें कि लोग डॉक्टर से संपर्क करें और वो समझ जाए कि हाँ उन्हें डेंगू के लक्षण हैं? देखिए, किसी भी समय में इन बीमारियों के लिए ये देखना जरूरी है कि आपकी कम्युनिटी में वायरस का संक्रमण है कि नहीं। जिस प्रकार कोरोना व्यक्ति से व्यक्ति को फैलता है, ऐसे भी डेंगू मच्छर के काटने से, एक व्यक्ति के काटने के बाद जब मच्छर दूसरे को काटता है तो एक व्यक्ति से वायरस को दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचाता है। तो अगर कम्युनिटी में डेंगू फीवर के केसेस हो रहे हैं और आपको बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टरी परामर्श की जरूरत भी है कि आपको डेंगू फीवर तो नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इसका टेस्ट अवेलेबल होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो कि किट से हो जाता है। तो बुखार
अगर आपका बुखार 3 से 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है या बुखार के साथ टिपिकल डेंगू फीवर के लक्षण हो रहे हैं और कम्युनिटी में डेंगू वायरस का संक्रमण है तो आपको जांच करवानी चाहिए। अगर जांच में डेंगू पॉजिटिव आता है तो आपका डेंगू फीवर है। जी डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से डेंगू के 4 स्ट्रेन है, ऐसे में अगर एक स्ट्रेन से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो क्या दूसरा स्ट्रेन भी आपको संक्रमित कर सकता है और दोबारा अटैक रोग की गंभीरता को कितना बढ़ा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि डेंगू में 2 प्रकार की डेंगू बोलते हैं, एक प्राइमरी डेंगू और सेकेंडरी, जिसको दूसरी बार हो रहा है। तो दूसरे केसेस में जहाँ पर कि दूसरी बार बीमारी होती है और हमें लगता है कि हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी है और उससे हमारे को कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, बीमारी जल्दी अच्छी हो जाएगी। डेंगू में ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। जिसको पहले डेंगू हो चुका है, जिसको दोबारा डेंगू होता है, जिसको हर सीजन में डेंगू होता है, उसकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन और रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके, क्योंकि वो उसकी बॉडी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा माउंट करती है और ऐसे कॉम्प्लिकेशन के रेट ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ या एक पहले हो चुका है डेंगू इन्फेक्शन तो दूसरी बार वो दूसरी स्ट्रेन या दूसरी बार होने पर खतरनाक नहीं होगा। जी, वहीं बात करें हम कोरोना से तो बचाव के उपाय सीख गए हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है डेंगू से बचाव के उपाय सीखने की। तो कैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे समझाया जाए कि डेंगू इतना खतरनाक है और छोटे बच्चों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है उनका इलाज, मतलब उन्हें ये समझाना कि डेंगू भी अब कितना खतरनाक होता जा रहा है? देखिए, हमारे को सबको ये बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता है कि मच्छरों से बचाव करना चाहिए, घर के आसपास के वातावरण में साफ सफाई रखना चाहिए ताकि मच्छर न बने, मच्छर पे नहीं। तो वही सब हमें समझना है जो हमारी स्वच्छ भारत अभियान से हमारे को बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है कि ऐसे ही मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत कम हो गई है। अभी बारिश के मौसम में अगर पानी भर रहा है या साफ पानी में ज्यादा ये जैसे मच्छर होता है, तो अगर घर के आसपास कोई गमला हो जिसमें पानी कलेक्शन हो रहा हो, पुराने कूलर में पानी भरा हुआ रहता है, ऐसे कोई स्पॉट जिसमें पानी कलेक्ट हो रहा है तो उनको सबको खाली करके रखना है और दवाई का छिड़काव करना है। बच्चों को ही समझाना है कि ज्यादातर अगर वो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं वो पूरे अपने आप को कवर्ड फुल स्लीव्स पहने ताकि एक्सपोज पार्ट में मच्छर न काटे, और एंड मॉस्किटो रिपेलेंट जेल्स और पिल्स वगैरह लगाई जा सकती जिससे कि मॉस्किटो कम से कम मच्छर काटने से बचाव हो सके, या आप घर के वातावरण में रहे अंदर जहाँ पर कि मच्छर काटने के चांसेस कम हो और वहाँ पर भी एंटी मॉस्किटो मेजर्स यूज किए जाए। जी डॉक्टर आशीष, कोरोना के साथ डेंगू डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर आया है? डॉक्टर्स के लिए चुनौती इसलिए कि अगर कम्युनिटी में एक साथ दोनों संक्रमण फैले हुए हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि डायग्नोसिस का डायलेमा होता है। जब व्यक्ति आपके पास आता है फीवर के जो, क्योंकि जैसे प्रारंभिक लक्षण देखे जाए तो वो सब एक जैसे होते हैं कि व्यक्ति को बुखार आ रहा है और वो हाथ पांव दर्द हो रहा है या कमजोरी फील करके आ रहा है। ऐसे केस में डॉक्टर के लिए चैलेंज ये होना कि किस टेस्टिंग कोरोना की करवाई जाए या डेंगू की टेस्ट करवाई जाए, तो ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसे कि हम ये बताते हैं कि कम्युनिटी के केसेस ग्रोथ को देख के हम कहते हैं शुरुआती जांचों उसके लक्षण से जो रिपोर्ट्स आती है, अगर हमें लगता है कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं तो फिर हम डेंगू टेस्ट जल्दी करवाते हैं, सेल काउंट्स अगर कम हो रहे हैं तो डेंगू टेस्ट करवाते हैं। अगर हमें लगता है कि वो कोरोना के सिम्टम्स में चेस्ट साइंस हो रहे हैं या सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा है या हमें ऐसा लगता है कि उसके पूरे कोविड वाले टेस्ट प्रोफाइल की तरफ ज्यादा है तो फिर हम कोविड टेस्टिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली दोनों। तो डॉक्टर्स के लिए जरूर चैलेंज की बात है कि जब 2 बीमारियां एक साथ अगर हमारी कम्युनिटी में है तो हमारे को ये फर्क करना पड़ता है कि ये किस मरीज किस लक्षण से किस बीमारी से आ रहा है। जी डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया के कुछ सिम्टम्स की बात करें तो मिलते जुलते हैं, ऐसे में लोग कैसे पहचाने कि उन्हें डेंगू है या मलेरिया? किस तरीके से अलग है उनके लक्षण कुछ कुछ जिससे हम पहचान सकते हैं कि मलेरिया के सिम्टम्स हैं या डेंगू के सिम्टम्स हैं? देखिए, लक्षणों के आधार पर यह पहचान कर पाना कि डेंगू या मलेरिया है बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लक्षण डेंगू में बहुत क्लियर होते हैं जिसमें कि जैसे मैंने आप बताया कि शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते हो जाना या शरीर लाल पड़ना, एरिदीमा होना, ये हमारे को डेंगू के लिए थोड़े से अलग लक्षण होते हैं। उसके अलावा जैसे बुखार आना या बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आना हम कई बार मलेरिया के लिए कहते हैं, लेकिन ये बहुत नॉन स्पेसिफिक
लक्षण है, इसके आधार पर आप यह बीमारी को कि मलेरिया है, डेंगू, यह साबित नहीं किया जा सकता है। टेस्ट ही है जो हमें ये बता सकता है कि हमें मलेरिया है या डेंगू है। लक्षणों के आधार पर हम बिल्कुल ही पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो सकते कि हम किस बीमारी से संक्रमित हैं। जी डॉक्टर आशीष, ऐसे में जिस तरीके से कोरोना हावी है, कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है, डेंगू भी है और वायरल फीवर का भी कहर है, तो डाइट में क्या शामिल किया जाए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें क्या इंक्लूड किया जाए कि हम इस तरीके की बीमारियों से बच सके? देखिए, संतुलित आहार हमेशा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जिनका रोल होता है, तो वो शरीर के इन्फ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो वो डाइट कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो या सीजनल फ्लू वायरस बीमारी हो, उसमें मदद करते ही हैं। तो हमारे को एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको हमारी डाइट में संतुलित रूप से जरूरी रहना चाहिए, नियमित रूप से, ताकि हम उससे बचा सके। जी, वही बात करें डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से दुनिया में भारत को डेंगू की राजधानी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, क्या डेंगू का असर दिल पर भी पड़ता है, जिस तरीके से प्लेटलेट्स कम होती है? नहीं, डेंगू का देखिए, जैसे बताया कि जिस भी जगह पर जहाँ पर सिटी जैसे है, जहाँ पर मस्कीटो ब्रीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहाँ पर वाटर कलेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन जगह डेंगू ज्यादा फैलता है। तो ज्यादातर ऐसे शहरों में जहाँ पर की सघन बस्तियां हैं, जिनमें की सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ पर की पानी कलेक्शन हो रही है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा होता है तो डेंगू ज्यादा फैलता है। तो वो एक हमारे लिए जरूर चुनौतीपूर्ण होता है। जहाँ तक डेंगू के प्रभाव का है, तो डेंगू जो शॉक सिंड्रोम होता है उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसके कारण की कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड जिनको होती है, उन लोगों को ज्यादा समस्या आ सकती है। ऐसे केसेस में हमारे को पर्याप्त रूप से हम फ्लूइड इनटेक जैसे बताते हैं और हम हॉस्पिटलाइज करके उसको आईवी ड्रिप लगाते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। जी, वहीं कहते हैं कि इसमें तरल पदार्थ ज्यादा खाया जाना चाहिए डेंगू में, तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें डाइट में शामिल की जाए, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे डाइट में किन किन चीजों को इंक्लूड करके जल्द ही डेंगू से रिकवर किया जा सकता है? किसी भी प्रकार का तलक पदार्थ जो हमारे शरीर में जाना चाहिए, जैसे हम फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जहाँ तक ओआरएस जिसको हम बोलते हैं, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉल के पाउडर के रूप में भी मिलता है। ये भी अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो शरीर में ब्लड प्रेशर की कमी होने के चांसेस कम रहते हैं और ऐसे केसेस में डेंगू का कॉम्प्लिकेशन कम होता है और रिकवरी अच्छी होती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी साझा की डॉक्टर आशीष आपने आज हमारे साथ कि किस तरीके से डेंगू से उभरा जा सकता है, कौन कौन से लक्षण हैं जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में हम कोरोना से तो बचाव के उपाय सीख गए हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से डेंगू ने कई राज्यों में कहर मचा रखा है, जरूरत है इससे भी बचने की, जहां बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप ज्यादातर सामने आया है। ऐसे में जरूरत है स्वच्छता और सुरक्षा की। इसका इलाज घर पर नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार गलत पेन किलर्स लेना या अन्य दवाइयां लेने से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो साफ सफाई के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग एरिया में जितना ज्यादा हो सके साफ सफाई रखिए, मच्छरों को पनपने ना दीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से डेंगू के लगातार केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना बेहद जरूरी है। अपना ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़ी नई सेहत की बात के साथ। नमस्कार।